Hello students, today we are going to study about a new chapter which we know as atoms and molecules. We study this chapter in physical chemistry. This is a very important chapter. This chapter is known as the backbone of chemistry. तो आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, दिस चैप्टर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। इसे रसायन शास्त्र की रीढ़ की हड्डी के नाम से हम जानते हैं। जिस प्रकार से किसी मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण है, उसी तरह से यह चैप्टर केमिस्ट्री को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। तो शुगर, साल्ट, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, वुड, रॉक्स, मिनरल्स, फूड एंड फैब्रिक्स आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। तो जो हम चीजें अपने चारों तरफ देखते हैं, जैसे चीनी, नमक, बालू, हीरा, ग्रेफाइट, तांबा, चांदी, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी, चट्टान, खनिज पदार्थ, भोजन, कपड़े जो हम पहनते हैं, ये सब विभिन्न प्रकार के मैटर हैं, पदार्थ हैं। क्या है ये? मैटर। तो जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं चीजों को, उन्हें हम मैटर या पदार्थ कहते हैं। तो मैटर को हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। तो अब इसका हम लोग स्टडी करेंगे तो अपने हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल का इतिहास कहां से शुरू हुआ, कैसे इसका खोज हुआ। तो भारत में एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद भारत के एक फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि अगर हम किसी पदार्थ को लगातार डिवाइड करते जाएं, उसको लगातार हम काटते जाएं, बांटते जाएं, तो हमें क्या होगा? वो पदार्थ छोटा से छोटा होता जाएगा, उसका छोटा रूप हमें प्राप्त होगा। अंततः हम उस पदार्थ के सबसे छोटे कण को पाएंगे जिसे अब हम आगे नहीं काट सकते हैं और उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इस को आगे हम विभाजित नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसे परमाणु का नाम दिया। उन्होंने इसे क्या कहा? परमाणु कहा। यानी वह पदार्थ का छोटा से छोटा भाग जिसे और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज परमाणु। उसे उन्होंने, महर्षि कणाद ने, परमाणु का नाम दिया। अब जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसे एटम कहा। तो महर्षि कणाद ने क्या नाम रखा? परमाणु कहा। परमाणु किसको कहा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। पदार्थ का जो सबसे छोटा कण था उसको उन्होंने परमाणु कहा। लेकिन जॉन डाल्टन जो एक वैज्ञानिक थे, जॉन डाल्टन ने इन कणों का नाम रखा एटम। एटम एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है मतलब ग्रीस भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कैन नॉट बी कट, जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते, विच वी कांट फर्दर डिवाइड, दैट इज कॉल्ड एटम। तो एटम का नाम देने वाले वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। पदार्थ के सबसे छोटे कण को, जिसे महर्षि कणाद ने परमाणु कहा था, उसे जॉन डाल्टन ने नाम दिया एटम। एटम ग्रीक भाषा से एक वर्ड उन्होंने लिया जिसका मीनिंग होता है कैन नॉट बी कट, जिसे काटा न जा सके। तो पहले वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता थी कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वह एटम है,
इसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न रिसर्च जो हुए, मॉडर्न रिसर्च से प्रमाणित हो गया है कि एटम भी विभाजित है, एटम को तोड़ा जा सकता है। एटम बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावे अन्य भी पदार्थ, अन्य भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं एटम में, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन। इस तरीके से एटम का जो पहले यह मान्यता था कि एटम को फर्दर हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने यह प्रूव कर दिया कि एटम भी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे तोड़ा जा सकता है। और जब रिसर्च में तोड़ा गया तो एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सब कण उसमें से निकले। यानी ये कहा जाना कि एटम जो है वह अविभाज्य है, यह अब समाप्त हो गया, एटम को तोड़ा जा सकता है। तो एक दूसरे दार्शनिक हुए भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन। पकुधा कात्यायन एक ऐसे ऋषि हुए जो थोड़ा और आगे जाकर के उन्होंने बताया कि ये जो पदार्थ के कण हैं वह कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के कण जो है आपस में कॉम्बिनेशन करके, संयोग करके और पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी अलग अलग पदार्थ जो है अलग अलग कणों के मेल से बना हुआ है। तो यह जो एटम का आपस में जुड़ना, यह कहलाता है मॉलिक्यूल। तो कात्यायन ने क्या बताया? कात्यायन ने बताया कि पदार्थ के जो कण हैं, एटम या परमाणु, वह कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जुड़े हुए रूप में मिलते हैं, संयोजित रूप में मिलते हैं, और विभिन्न प्रकार के कणों का ये जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, यह हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देता है। तो इसे उन्होंने मॉलिक्यूल का नाम दिया। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम जब आपस में जुड़ते हैं उसको उन्होंने क्या कहा? मॉलिक्यूल का नाम दिया। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो हम जानते हैं कि सभी जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। तो एटम या मॉलिक्यूल से हमारे विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण हुआ है, मैटर का निर्माण हुआ है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के एटम और मॉलिक्यूल है, इनके अलग अलग गुण हैं। इस कारण से विभिन्न पदार्थों के गुण अलग अलग पाए जाते हैं। तो पदार्थ के गुण जिस एटम और मॉलिक्यूल से वह पदार्थ बना है उसके गुण पर निर्भर करता है। कोई भी पदार्थ का गुण किस पर निर्भर करेगा? जैसे एटम या मॉलिक्यूल के मिलने से वह बना है उस पर यह डिपेंड करता है, उस पर यह निर्भर करता है। तो अभी हमने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जाना। अब हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जानेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? इसको हम कहते हैं रासायनिक संयोग का नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। रासायनिक संयोग क्या हुआ? तो कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाता है उसे हम कहेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ना। तो रासायनिक रूप से जब पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो उनके जो एटम हैं वही भाग लेते हैं, और जो जो एटम भाग लेंगे उन्हीं से नया पदार्थ बनेगा। और नया पदार्थ वही बनेगा जो एटम ने या मॉलिक्यूल ने भाग लिया है। जो एटम रिएक्शन करेंगे
उनका रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मतलब पुनः वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं या साझा करते हैं या और केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं और उन्हीं में से बनेगा। जैसे सपोज NaCl प्लस H2SO4 के बीच हमने एक केमिकल रिएक्शन कराया तो हमारा बनेगा NaSO4 प्लस HCl, ये निर्माण करेगा। तो इसमें देखिए एक Na है, Cl है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ये एक प्रकार का पदार्थ हुआ, ये दूसरे प्रकार का पदार्थ हुआ, ये तीसरे प्रकार का, ये चौथे प्रकार का, ये पांचवें प्रकार का। 5 प्रकार के पदार्थ ने आपस में रासायनिक संयोग किया है। तो इन्हीं 5 तरह के पदार्थ जो हैं आपस में क्या करेंगे, एटम का रीअरेंजमेंट करेंगे। इन 5 के अलावा कोई छठवा नहीं बनेगा। ये बात ध्यान में रखनी है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन क्या है, एटम का रीअरेंजमेंट है। पुनर् जो है संयोजन करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और यही चीजें बनेंगी जिसने अभिक्रिया में भाग लिया। देखिए यहां एरो का चिन्ह बीच में हम देते हैं। एरो से जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसको हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। रिएक्टेंट जिसको प्रतिकारक या अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे इसमें रिएक्टेंट क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्शन किए, ये रिएक्टेंट हुए। जो बनेगा उसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं प्रोडक्ट, इसको कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद जो बना। बीच में एरो का चिन्ह हमने दिया है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एरो का चिन्ह क्या बताता है कि ये दोनों पदार्थों ने आपस में केमिकल रिएक्शन किया और केमिकल रिएक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, इससे ये चीजें बनी, NaSO4 और HCl का निर्माण हुआ। तो ये जो है रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रीअरेंजमेंट होता है। तो इस तरीके से केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोगों ने जाना कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। Na2SO4 होता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन 3 प्रकार का है, यह हम पढ़ेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या इसे हम मैटर के लिए इसको पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसको कहते हैं गुणित अनुपातों का नियम। तो 3 लॉ जो है केमिकल कॉम्बिनेशन में हमको पढ़ना है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो रूल है वह एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंटल मीन्स प्रायोगिक नियम है, जिससे वैज्ञानिक जो है बहुत सारे
एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इसमें शामिल हैं। ये प्रायोगिक जो लॉ है वह इसी से हमें एटम का आइडिया मिला है। जो एटम जो है, जिसे हम मैटर का, पदार्थ का सबसे छोटा इकाई मानते हैं, वास्तव में यह जो रासायनिक संयोग का नियम है, यह डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ दो ही हम लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, बाकी फर्दर जो है हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो दो नियम जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ जो है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वह हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया कि यदि वे किसी बंद बर्तन में कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगर बंद बर्तन में कोई केमिकल रिएक्शन कराई जाए तो द्रव्यमान क्या होता है? कंजर्वेशन रहता है, संरक्षित रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो यह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण है, इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की उत्पत्ति हुई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है लवैजियर ने 1774 में इसको दिया था। लवैजियर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1774 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम दिया। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि पदार्थ न तो निर्मित किए जाते हैं और न ही नष्ट होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पदार्थ न तो क्रिएट होते हैं और न ही डिस्ट्रॉय होते हैं। मैटर इज नाइदर created nor destroyed in a chemical reaction. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ न तो निर्मित होते हैं न ही नष्ट होते हैं। तो जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, रिएक्शन करते हैं, और अभी मैंने जैसा बताया उसको रिएक्टेंट कहेंगे। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको रिएक्टेंट कहेंगे और जो बनेगा उसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का अर्थ यह हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट का टोटल मास होगा वह रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होगा। दैट मीन्स लेट A प्लस B फॉर्म्ड C प्लस D। A और B दो पदार्थ हैं जिन्होंने आपस में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद C और D बनाया, तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो जो मास इसका होगा वही मास प्रोडक्ट का भी होगा। यानी जितना हमने लिया अभिक्रिया करने से पहले, जितना हमने लिया, जो द्रव्यमान हुआ वही द्रव्यमान प्रोडक्ट का भी होगा, उतना ही बनेगा। जितना हम लेंगे उतना ही बनेगा, जितना अभिकारक लेंगे उतना ही प्रतिफल बनेगा, जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। यही ये रूल कहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वह रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नहीं बदलता,
द्रव्यमान का परिवर्तन नहीं होता है। तो चूंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है तो द्रव्यमान न तो उत्पन्न हो रहा है न ही लॉस हो रहा है, तो द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रह रहा है, संरक्षित रह रहा है। जितना द्रव्यमान लिया उतना ही द्रव्यमान मिला, द्रव्यमान संरक्षित है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसको हमने क्या किया, गर्म किया, हीटेड। ऐसे त्रिभुज का चिन्ह देंगे, मतलब कि इसको हमने गर्म किया। इसको हम कहते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया, 100 ग्राम हमने लिया था, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको गर्म किया तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूटता है, CaO प्लस CO2। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम लिया तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। इन दोनों को अगेन हम अगर ऐड करेंगे तो फिर हमारा ये 100 ग्राम मिल गया। तो 100 ग्राम हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, लेकर के उसे गर्म किया। तो गर्म करने के बाद ये जो है टूटा नहीं, टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 44 ग्राम बना। तो जितना हमने लिया था उतना ही बना, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। यानी मास हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट बनता है, नहीं तो कुल द्रव्यमान हमेशा संरक्षित होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्टेंट है, इसका हमने 100 ग्राम लिया है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट हैं, इनका टोटल हमने किया तो 56 प्लस 44 अगेन 100 ग्राम प्राप्त हुआ। तो टोटल मास जो प्रोडक्ट का है वह रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर है। तो मास जो है केमिकल रिएक्शन में, मास में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, यानी मास हमेशा एक ही रहा, संरक्षित रहा। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट डे हम दूसरे रूल के बारे में फिर पढ़ेंगे।